गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। बच्चों, बेसिकली हम इसमें एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस, एंड लास्ट में हम एरीन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, एरीन्स। बच्चों, एल्कीन्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आए, एल्कीन्स वो होती हैं जिसमें डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आते हैं, और एल्काइंस हमारी ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, और जो एरीन्स हैं वो हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। तो बेसिकली बच्चों, हम इस चैप्टर में ये सब कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट विद द एल्केन्स। देखो, जो हमारी एल्केन्स है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आती हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये ब्रांच हो सकती हैं हमारी और आइदर अनब्रांच भी हो सकती हैं। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सिंगल बॉन्ड। अगर अनसैचुरेटेड होता तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो हमारी एल्केन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। अब हमारी जो एल्केन के अंदर जो सबसे फर्स्ट मेंबर आता है बच्चों, वो आती है मीथेन। ठीक है, CH4 जिसे बोलते हैं। और मीथेन को जाना जाता है बच्चों मार्स गैस के नाम से या फिर फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कैलोर गैस। बच्चों, जो कैलोर गैस होती है वो हमारी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का क्या होता है? मिक्सचर होता है। आप सभी ने एलपीजी के बारे में सुना होगा। एलपीजी इज व्हाट? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप एलपीजी में देखोगे कि एलपीजी में लिक्विड प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस में आप क्या देखते हो कि 80% मीथेन होती है, 10% इथेन, 10% प्रोपेन, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पे बात करें हम अगर वाटर गैस का, तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन द रेशो 1:1 में आपको मिलती है। सिंथेसिस गैस देखते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ही रेशो होता है, लेकिन रेशो 1:3 में होती है। ठीक है, अब बच्चों हम एल्केन्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं कि कैसे हम एल्केन्स को बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है फ्रॉम एल्कीन्स या एल्काइंस, यानी कि हमें डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से क्या करना है? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। बच्चों, ऐसी रिएक्शंस को सैबेटियर और सैंड्रेंस रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर हमें क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या करना है? सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो बच्चों, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम हाइड्रोजिनेशन बेसिकली करने वाले हैं एल्कीन और एल्काइंस का। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारी एल्केन्स बन जाएंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया कि एल्कीन में मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया और बाय यूजिंग कैटलिस्ट मेरी एल्केन बन गई। बेसिकली बच्चों, हमारे पास 2 हाइड्रोजन थी और हमारे पास एल्कीन के अंदर 2 कार्बन हैं, जिसमें एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा हमारे दोनों कार्बन से। तो फाइनली हमारी क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी। वहीं पे बच्चों, हमारे पास अगर एल्काइन है और एल्काइन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन के हमने कितने मोल लिए? 2 मोल लिए। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो हमारे पास जो 2 कार्बन हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, इन दोनों कार्बन पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली एल्केन बन जाएगा। बच्चों, यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो बेसिकली हम कैटलिस्ट पैलेडियम या प्लेटिनम ले सकते हैं। हम निकेल का इस्तेमाल कर सकते हैं 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, जिसको सैबेटियर रिएक्शन कहते हैं। हम रानी निकेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों बच्चों? क्योंकि मीथेन क्या होती है? 1 मेंबर का फर्स्ट मेंबर होता है हमारे एल्कीन का, यानी कि एक ही कार्बन पाया जाता है उसमें। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम अगर एल्कीन से एल्कीन बनाएंगे तो हमारे पास जो एल्कीन होगी वो कम से कम 2 कार्बन की तो होगी ही होगी, है ना। तो 2 से कम की तो एल्कीन या एल्काइन हो नहीं सकती। तो हम सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे एक
नंबर की यानी कि एक कार्बन की एल्केन हम यहाँ पे नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पे मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सेकंड प्रोसेस आती है बच्चों हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर हमें एल्काइल हैलाइड से क्या करना है बच्चों, एल्काइल हैलाइड से हमें एल्केन बनाना है, एल्केन बनाना है। तो आप यहाँ पे बेसिकली देख क्या रहे हो कि हमें एक्स ग्रुप को हटाना ही हटाना होगा, है ना। और एक्स ग्रुप को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मेरे पास क्या है, RX है, RX में मैंने नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन X के साथ कम, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप में बच्चों, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा RX बॉन्ड है वो टूट जाएगा R पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर, और ये जो हमारे पास दो नेसेंट हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन X के साथ कंबाइन होके HX बना लेगा, और जो एक हाइड्रोजन है वो मेरा R के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा बच्चों, एल्कीन बना देगा। हम यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक HCl, जिंक इन CH3COOH में, जिंक कॉपर इन अल्कोहल में, रेड फॉस्फोरस HI में। आप इनमें से कोई भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। उसके अलावा आप कैटलिस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन इन निकल आप ले सकते हो। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे, लेकिन इस रिएक्शन को बोला गया है वुर्च रिएक्शन। बच्चों वुर्च रिएक्शन में बेसिकली आप क्या लेते हो, वुर्च रिएक्शन में जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा एल्काइल हैलाइड का। हम इस एल्काइल हैलाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आता है वो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलता है। क्या मिलेगा बच्चों, एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे इस रिएक्शन में यहाँ पे यही किया गया है कि हमारे पास बेसिकली क्या था, RX था, RX के हमारे पास 2 मोल थे, और मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम लिया, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब मैंने रिएक्शन करवाई तो जो मेरे सोडियम थे इन्होंने RX में से XX 2 जो हैलोजन है उनके साथ कंबाइन करके NaX हमारे यहाँ से बाहर निकल गया, और फाइनली जो 2 R थे, जो 2 एल्काइल ग्रुप थे हमारे, वो अटैच होके क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बेसिकली जब स्टार्टिंग की तो जो एल्काइल हैलाइड था मेरा, क्या था बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड था मेरा वो सिर्फ एक R ग्रुप का था, और जब मेरा एल्केन बना तो वहाँ पे 2 R, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कार्बन का नंबर है वो क्या हो रहा है, हायर एल्केन बन रही है। हमारी कैसी एल्केन बन रही है बच्चों, हायर एल्केन बनती है, ठीक है। तो वुर्च रिएक्शन हायर एल्केन्स बनाने के लिए प्रेफर करती है। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम बेसिकली यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर गलती से हमारे पास जो ईथर है वो वेट आ जाता है तो बच्चों हमें एल्केन की बजाय क्या मिलेगी, एल्कोहल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सोडियम के अंदर अगर वाटर डाला तो NaOH की फॉर्मेशन हो गई, और NaOH को जब मैं एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाऊंगा तो बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो बच्चों अगर हमारे पास 2 अलग अलग क्या हैं, एल्काइल हैलाइड हैं, 2 अलग अलग मेरे पास क्या हैं, एल्काइल हैलाइड हैं, सपोज R' है और R"X है। आपने इसके अंदर वुर्च रिएक्शन में मतलब सोडियम और ड्राई ईथर का यूज किया, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जितनी भी पॉसिबल एल्केन्स है ना वो सारी बन जाती हैं, लाइक R' बन जाएगी, R' बन जाएगी, R" और R" वाली सारी एल्केन्स हमारी यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल एल्केन्स बन सकती थी वो सारी एल्केन यहाँ पे वुर्च रिएक्शन में बन जाती हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों फ्रैंकलैंड रिएजेंट की। देखो जो हमारा फ्रैंकलैंड रिएजेंट है कि हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाते कैसे हैं, हमारे पास क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा, है ना, एल्काइल हैलाइड होगा, उसके 2 मोल होंगे, और हम इसकी रिएक्शन करवा दे जिंक के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों क्या होगा कि जो जिंक है मेरा, ये जो जिंक है इसके 2 मोल हैं, एक जिंक तो कंबाइन हो जाएगा मेरा X2 के साथ, 2 मेरे पास क्या है, हैलाइड के ग्रुप है तो ZnX2 बन जाएगा, और ये जो R2Zn
ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा यही मेरा क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। और इस फ्रैंकलैंड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एल्केन बनाएंगे। तो देखो बच्चों, हमने एल्काइल हैलाइड में जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट को डाला, तो जो हमारा जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट में जो R था, जो एल्काइल ग्रुप था, वो कंबाइन हो गया एल्काइल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप से, तो हमारा RR एल्केन बन गया एंड RZNX क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वहीं पे आगे बात करते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अगर एल्केन बनाना चाहते हैं तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ CO2 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम करते क्या हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो उसमें हमें करना क्या पड़ेगा, देखो कि हमारे पास मान लो सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम का सॉल्ट है, एक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज दिस, ठीक है। हमारे पास RCOONA है, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है ना, सोडियम का सॉल्ट है। और हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। बच्चों सोडा लाइम क्या होता है, हमारा NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, सोडा लाइम कहते हैं। तो हम बच्चों इसका क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। फाइनली हमने इस रिएक्शन के अंदर करके दिखाया है कि क्या RCOONA में जब NaOH और CO डालेंगे और हीट कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे दो Na है, हमारे Na2 और CO3 हमारा बाहर निकल जाएगा। और फाइनली जो NaOH का H है और जो RCOONA का R है, एल्काइल ग्रुप है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन देंगे, एल्कीन बना देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो CO2 का रिमूवल करवाना क्या कहलाता है, COOH से डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। और डीकार्बोक्सिलेशन जब आप करते हो तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो हमारी एल्कीन बनेगी वो 1 कार्बन लेस बनती है हमारे ओरिजिनल एसिड से। बच्चों हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं सोडियम फॉर्मेट का, जो हमें क्या देगी, हाइड्रोजन देगी। ठीक है, जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। और जब आप इसमें क्या करोगे, सोडा लाइम डालोगे, तो यहाँ से सोडा लाइम क्या करेगा, इसके अंदर एक Na है, एक Na, एक और ये Na और COO और NaOH का O, यानी कि यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। और जो NaOH का जो H है वो इसके साथ कंबाइन करके क्या दे देगा, हमें हाइड्रोजन गैस दे देता है। इसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए कि हमारे एक कार्बन के साथ 2 बार COOH ग्रुप अटैच हैं, तो बेसिकली हम उन्हें हीट कर देंगे तो वहां से एक CO2 रिमूव हो जाएगी और एक CH3COOH बॉन्ड ग्रुप हमारा बन जाएगा। बच्चों हम प्रोपेन की सिंथेसिस कर सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड से, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेन की सिंथेसिस कर सकते हैं। वहीं पे हमारे पास अगर मान लो बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड का मतलब क्या है कि एक एसिडिक ग्रुप होगा और एक हमारा कीटोनिक ग्रुप होगा। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि कीटोनिक ग्रुप भी है और एसिड भी है, तो इसको क्या बोलेंगे। और ये जो कीटो ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे, बीटा कार्बन पे है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बीटा कीटो एसिड। जब हम इसको सिंपली हीट कर देंगे बच्चों तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। वहीं पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना चाहें तो हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास सोडियम सॉल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। जब हम उसमें वाटर डालेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एक एल्केन बनेगी और एक CO2 बनेगी, जो हमारी कहाँ पे बनती है, एनोड पे बनती है। वहीं पे अगर और एक NaOH बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, जो कहाँ बनता है, कैथोड के ऊपर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसके साथ जैसे हमने वुर्च रिएक्शन में कहा था कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग तरह के अल्काइल हैलाइड होंगे तो हमारी ऑल पॉसिबल एल्केन बनेंगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या होती हैं, 2 अलग अलग हमारे पास मिक्सचर होता है एसिड का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां से भी पॉसिबल ऑल एल्केन्स बना सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से हम जानते हैं एनोड पे क्या डिपॉजिट होता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्केन और CO2 की। कैथोड पे किसकी फॉर्मेशन होती है, NaOH और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम NaOH की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में इंक्रीज कर देते हैं टाइम के साथ, तो जो हमारी pH है सॉल्यूशन की वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, हम ना
हम एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और एसिड, इन सब से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, इन सभी का रिडक्शन कर दो। और रिडक्शन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, HI इन रेड फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस इन HI। तो हम इन सब का यूज करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बनकर आ जाएगा, एल्केन बनकर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट की साइड ना I2 बाहर निकल रहा है, तो जो हमारी एल्केन है वो I2 के साथ कंबाइन करके वापस से क्या बना देगी, एल्काइल हैलाइड बना देगी। इसी वजह से हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि रेड फॉस्फोरस ना I2 को कंबाइन नहीं होने देता एल्केन के साथ, रेड फॉस्फोरस रोक कर रखता है। रेड फॉस्फोरस क्या करेगा, I2 के साथ कंबाइन करके PI3 की फॉर्मेशन कर लेता है। वहीं पे बच्चों आगे बात करें ना तो हम एल्केनॉन से भी क्या कर सकते हैं, एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं क्लेमेंशन मेथड। ठीक है, क्लेमेंशन का रिडक्शनल मेथड होता है जिसमें हम जिंक अमलगम का यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक एल्केनॉन है जिसमें हमने रिडक्शन करवाया जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो हमारा फाइनली क्या बन जाता है बच्चों, एल्केन बन जाता है। हम यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है और हमारे पास कीटोन है, तो उसको हम एल्केन में बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ वोल्फ-किस्नर रिएजेंट। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की यूज कर सकते हैं NH2NH2 का इन द बेसिक मीडियम, और हम उसको सिंपली हीट कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास एल्केन बन जाती है। बच्चों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्केन बना सकते हैं। अगर हमें सेम नंबर की एल्केन चाहिए, सेम कार्बन नंबर की एल्केन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर से रिएक्शन करवा दो, अल्कोहल से रिएक्शन करवा दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, सेम नंबर की एल्केन मिल जाती है। लेकिन अगर मुझे एल्केन की जो एल्केन जो हम बना रहे हैं, अगर मुझे उसका नंबर बढ़ाना है ना, हायर एल्केन अगर मुझे चाहिए, तो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे कि उसकी जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन में करवा दूं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, तो मेरी जो एल्केन बनेगी वो कैसे बनेगी, हायर एल्केन बनेगी। बच्चों उसके बाद एक रिएक्शन आती है कोरे-हाउस सिंथेसिस, जिसके अंदर हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के एल्केन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट लिथियम, कॉपर हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड का यूज करते हुए एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवा के हमारे पास क्या बन जाएगी, फाइनली एल्केन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो हम मेटल कार्बाइड से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, मेटल कार्बाइड से हम सिर्फ और सिर्फ मीथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसकी फॉर्मेशन, मीथेन की। और हमारे पास यहाँ पे जो कार्बाइड होंगे बच्चों, वो सिर्फ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ही हम क्या ले सकते हैं, कार्बाइड ले सकते हैं, और उनका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, मीथेन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही कार्बाइड लेकर क्या करके दिखा दिया, मीथेन की फॉर्मेशन। जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम का कार्बाइड है, उसका मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया और जस्ट सिंपल हीट करके मेरे को क्या मिल गई, मीथेन मिल गई। ऐसे ही सिमिलरली मैंने बेरिलियम कार्बाइड लिया और उसको मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गई, मीथेन मिल जाती है। बच्चों इसके बाद ना हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। देखो जो हमारी एल्केन होती है ना, वो नॉन पोलर होती हैं। कैसे होती है, नॉन पोलर होती हैं। अब नॉन पोलर होंगी तो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, तो वो सोल्यूबल किस में होंगी, जो हमारे नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एटसेट्रा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग चेन की बात करूँ, यानी कि एन एल्केन्स की बात करता हूँ, तो जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट आप देखोगे, अगर मान लो आपके पास लंबी लंबी चेन है, किसकी, एल्केन की, तो वो सरफेस एरिया पे क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन 3 एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पेंटेन के अंदर 5 कार्बन, हेक्सेन में 6 और हेप्टेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, हेप्टेन में। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका, हेप्टेन का। तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका, हेप्टेन का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, हेप्टेन का, है ना। तो हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर हेक्सेन एंड देन पेंटेन। उसके बाद अगर हम बात करें साइड चेन पे, मान लो ब्रांचिंग हो जाती है, हमारे पास एल्केन जो है वो ब्रांच है,
तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उतना ही कम उनका सरफेस एरिया हो जाता है। तो जैसे कि फाइनली मेरे पास एक एग्जांपल है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग नियोपेंटेन में है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का ही होगा। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखो मेल्टिंग पॉइंट में ना कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है एल्केन में। मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ना दो चीज़ें होती है, या तो हमारे पास इवन कार्बन होंगे, इवन कार्बन की एल्केन होगी, या फिर हमारे पास ओड कार्बन की एल्केन होगी। तो जो इवन कार्बन की एल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ओड। और ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो इवन कार्बन है, देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखी हैं। तो आप देख रहे हो कि ओड की, मान लो ओड नंबर की जो एल्केन है उसकी स्टार्टिंग मैंने इस कार्बन से की, और जहाँ पे एंड हुआ वो सेम साइड में एंड हुआ। लेकिन इवन में क्या होता है, एंड अपोजिट साइड में होता है। तो अपोजिट साइड में एंड होने की वजह से इवन में वो क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर बहुत ही क्लोजली क्या हो जाती है, पैक हो जाती है। दैट्स वाई उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो उसमें हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सबसे पहली बात आती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, यानी कि कंबशन करवाने की। और जब भी आप कंबशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन डालते हो किसी भी एल्केन में, तो आप क्या देखोगे, क्या मिलेगा आपको, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या मिलेगी, वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन करके दिखाई है जिसमें आप मोल्स इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कि मेरे पास मान लो कोई भी एल्केन है, और अगर आपको ऑक्सीजन के मोल लिखने हैं तो 3n+1/2, एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल लिखने हैं तो जितने आपने कार्बन लिए उतने आपकी CO2 बनेगी। H2O के मोल लिखने हैं तो आप पता है n+1। और यहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो देयरफॉर कंबशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। तो देखो यहाँ पे ना हमें लिमिटेड सप्लाई देनी पड़ती है, किसकी, एयर की। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें निकल कर आती है, या तो हमें कार्बन मिलेगा, और कार्बन ब्लैक कलर का मिलता है जिसको हम प्रिंटिंग इंक के अंदर यूज़ करते हैं। वहीं पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो रिएक्शन करके दिखाई कि मेरे पास मान लो मीथेन के अंदर मैंने ऑक्सीजन डाला तो मेरे पास क्या मिल गया, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। यहाँ पे बच्चों जो खेल है वो सारा किसका है, मोल्स का खेल है। अगर मैंने 2 मोल ऑफ मीथेन लिया और उसकी रिएक्शन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से करवाई तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। वहीं पे अगर मैं 1 मोल ही मीथेन लेता हूँ और 1 मोल ऑक्सीजन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, कार्बन ब्लैक कलर का मिलता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, प्रिंटिंग इंक के अंदर किया जाता है। वहीं पे बच्चों हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं कि जो हमारी एल्केन्स होती हैं उनको हम एल्कोहल या एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाते हैं। कैसे? कि उनका ऑक्सीडेशन करवा दे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर मान लो मेरे पास एल्केन है और उस एल्केन में मैं रेड हॉट कॉपर डाल दूं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो मेरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर मैं एल्केन के अंदर क्या डाल दूं, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड डाल दूं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, वहीं पे बच्चों अगर एल्केन के अंदर मैं मैंगनीज एसिटेट डाल दूं हाई टेम्परेचर पे तो मुझे क्या मिल जाएंगे, फैटी एसिड मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मेरे पास मान लो टर्शरी एल्केन है और उसको ऑक्सीडेशन करवा दूं KMnO4 से तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं बच्चों वो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए सोल्व नहीं की, मतलब इसलिए नहीं बताई कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम अच्छे से पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया। वहीं पे आइसोमराइजेशन की बात करें बच्चों, तो आइसोमराइजेशन कैसे करते हैं कि हमारे पास ना एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl ले लेते हैं हम 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि अनब्रांच एल्केन को ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऑलरेडी ब्रांच है तो उसको मोर ब्रांच में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे जैसे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, आइसोमर है एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ब्रांच थी तो हमने उसको मोर ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। तो आइसोमराइजेशन का यूज बच्चों पेट्रोलियम में किया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंक्रीज करने के लिए आइसोमराइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
और ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल किसका होता है, गैसोलीन का। बच्चों उसके बाद आती है हमारे पास पायरोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एल्केन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या कर दें, हीट कर दें, तो वो टूट जाती है लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, और इसी टूटने को क्या कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों मेरे पास है मीथेन को मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट गया। मान लो मेरे पास क्या है, एल्केन है, कौन सी, इथेन है। इथेन को जब मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो मेरा किस में टूट गया, इथीन में टूट गया। वहीं पे प्रोपेन है तो प्रोपेन दो तरह से टूट सकता है और एन ब्यूटेन काफी तरीके से टूट सकता है, आप देख सकते हो। उसके बाद आती है बच्चों एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बच्चों हमेशा हायर एल्केन की होती है। जो भी हमारे पास अनब्रांच हायर एल्केन है 6 से 10 कार्बन तक की, उसके अंदर अगर हम ऑक्साइड्स का यूज कर दें, मान लो क्रोमियम, मोलिब्डेनम या वेनेडियम के ऑक्साइड का यूज कर ले Al2O3 के साथ और 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6, 7 और 8 कार्बन की क्या करके दिखा रखी है, एरोमेटाइजेशन करके दिखा रखी है। अगर आप हेक्सेन लेते हो तो बेंजीन बन जाएगी, अगर आप हेप्टेन लेते हो तो टॉल्विन बन जाएगा, ऑक्टेन लेते हो तो पैराजाइलिन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, और चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो। आगे आपको ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री की क्या मिलेगी, वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपकी भी कोई राय होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है।